नमस्कार, खबरें अभी तक की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हमारी कोशिश होती है कि राजनेताओं से उन मुद्दों पर भी बात हो जो इस वक्त सुर्खियों में हैं और उन मुद्दों पर भी जिन पर कई बार चर्चा होने से रह जाती है। और आज जो खास मेहमान हमारे इस कार्यक्रम के हैं वो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। राव नरेंद्र जी, किसी भी इंसान को जब कहीं जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, किसी संगठन की जिम्मेदारी हो, किसी पार्टी की जिम्मेदारी हो, तो बहुत कुछ देखा जाता है। और अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस को लेकर इसमें कोई शक नहीं, आप लोग कबूल भी करते हैं कि हाँ, पार्टी को कई बार गुटबाजी से बहुत सारी चीज़ों से नुकसान पहुँचा है। तो ऐसे वक्त में जो जिम्मेदारी आपको मिली कि पार्टी को एकजुटता के साथ चलाया जाए, सबको साथ लेकर चला जाए, वो कौन सी खूबियाँ राव नरेंद्र में पार्टी ने देखी थी जो उसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसी पार्टी को लेकर जो हरियाणा में खासतौर से इस मामले में काफ़ी चर्चाओं में रहती है? खूबी की बात नहीं है, ये तो पार्टी के प्रति एक समर्पण है और पार्टी की सेवा है। पार्टी हाईकमान हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और मैं अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय आदरणीय खड़गे साहब, ये उनका अपना एक सोच है, उनका अपना एक तरीका है किस तरह किस व्यक्ति को, किस कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी देनी है। मैं हालांकि एक राजनीतिक परिवार से रहा, पिछले 50 साल से अधिक समय से मेरा परिवार हरियाणा की विधानसभा में 6 बार आने का मौका मिला परिवार को। 3 बार मुझे, 3 बार पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी को, और 2 बार हरियाणा की कैबिनेट में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। लेकिन इन सब के बावजूद मैं व्यक्ति कम से कम अपने आप को एक आम कार्यकर्ता, इस साधारण कार्य के रूप में मानते थे। अपने क्षेत्र तक सीमित थे, अपने हलके में, अपने ज़िले में, अपने समाज में, भाईचारे में हम अपना काम करते थे। ये पार्टी का आदेश हुआ कि आपको ये जिम्मेदारी है, काम करना है। पिताजी के देहांत के बाद में 1996 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया और कांग्रेस को केवल 9 सीटें उस समय आई। मैं आभारी हूँ अटेली विधानसभा क्षेत्र के भाइयों का कि उन्होंने अपने प्यार से मुझे हरियाणा में विधानसभा में चुन करके भेजा। ये कहा जाए कि राजनीतिक कोई निर्णय होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, कोई गलत भी हो सकते हैं। तो मैंने उस समय साथियों ने निर्णय लिया कि मुझे 2009 में नारनौल शिफ्ट करना है। मैं नारनौल आ गया। 2009 में मैं आभारी हूँ नारनौल के भाइयों का कि उन्होंने मुझे नारनौल से विधायक बना करके भेजा और उसके बाद अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी सरकार में बतौर स्वास्थ्य मंत्री काम करने का मौका मुझे मिला। और हमेशा मेरे परिवार की मेरी मंशा रही कि जो लोगों ने हम पे इतना बड़ा विश्वास किया है तो हम लोगों के गमी में, खुशी में शामिल रहें। संगठन का काम ज़्यादा मुश्किलों वाला होता है या फिर सरकार में रहते हुए एक मंत्री की जिम्मेदारी निभाना मुश्किलों वाला होता है? पहले तो मैं ही समझता था कि मंत्री की पद जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन अब संगठन की जिम्मेदारी मिलने के बाद में मुझे एहसास हुआ है कि संगठन काम सरकार से भी बड़ा है, क्योंकि इससे पूरा हरियाणा, उसमें तो हम केवल एक विभाग की जिम्मेदारी होती है। स्वास्थ्य विभाग मेरे पास था तो मैं उसकी जिम्मेदारी मेरी मानता था, लेकिन अब तो आप ओवरऑल पूरे हरियाणा के लोगों का, लाखों लोग जो कांग्रेस से प्यार करते हैं, हर गांव के अंदर, और जो नहीं करते उनको अपनी तरफ करने की कोशिश को भी लाना है। तो 36वीं बिरादरी के लोगों का, और वो अपेक्षा करते हैं आपसे, आज विपक्ष में होना तो जरूर, कि हमारी कोई आवाज़ विपक्ष के रूप में जरूर उठे। अगर आज गैस की कमी है तो आवाज़ उठनी चाहिए। आज किसान परेशान है मंडियों में तो आवाज़ विपक्ष को उठाना चाहिए। तो हर समस्या के लिए, छोटी से लेकर बड़ी तक, सरकार जो गलती करे वो भी, और जो लोगों की मांग पूरी ना हो वो भी, कि हम सबको लोग उठाने। तो इसलिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन अच्छा लगा, मुझे खुशी है और मैं आभारी हूँ अपने हाईकमान का कि मुझे एक जिम्मेदारी दी, एक नया काम करने का मौका मिला। और मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ और अपने इस मेहनत के बल पे और साथियों से भी कि मुझे इसमें सफल होने का मौका मिले, एक मैं सफलतापूर्वक इस काम को अच्छी तरह निभाऊं। मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा में कांग्रेस, और आपने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं और जनता की अपेक्षाएं होती हैं कि उनकी आवाज़ कोई बुलंद करने वाला हो। लेकिन हरियाणा की जो और दूसरी अन्य पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, चाहे हम जेजेपी की बात करते हैं, इनेलो की बात करते हैं, सरकार तो चलो ये कहेगी कि विपक्ष तो बेबुनियाद मुद्दे उठाते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है। हालांकि आप लोग कहते हैं कि हमारे मुद्दों में दम है, लेकिन जो दूसरी विरोधी पार्टियां वो कहती हैं कि कांग्रेस विपक्ष का जो काम है, विपक्ष की जो भूमिका उसको भी ठीक से नहीं निभा पा रही। देखिए, ये काम तो ये पार्टियाँ सर्टिफिकेट नहीं देगी। मैं कांग्रेस का होने के नाते से मैं कह दूं कि फला पार्टी काम नहीं कर रही है तो
वो कोई पैमाना नहीं है, ये पैमाना तो जनता है या मीडिया है स्वतंत्र, वो फैसला करे। अभी देखिए हाल ही में हमारा सत्र हुआ विधानसभा का, तो हमारे तमाम विधायक साथियों ने जोरदार तरीके से सब बातें उठाई और उसके अंदर लोगों की डिमांड को रखा, क्षेत्र की भी रखा, प्रदेश की भी रखा। तो ये एक काम था उनके लायक। उससे पहले जो जनहित के मुद्दे आते हैं, जो पार्टी कार्यक्रम लोग करते हैं हर ज़िले में, बल्कि 6 महीने से जब से आपको जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस पार्टी की, हर व्यक्ति के और आपके विरोधी भाई की ज़बान पे भी है कि आज कांग्रेस सड़कों पे नज़र आ रही है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद का शुरू हुआ, इसलिए हमने इंतजार करा 2-4-5 दिन देखते। 7 तारीख से मैंने अभियान शुरू किया। सबसे पहले मैंने ताउड़ू और नूह के अंदर जिला मेवात में 2 मंडियों का दौरा किया, और आपको आश्चर्य होगा नासिर साहब कि वहाँ 7-7 दिन से किसान मंडी में पड़े हुए हैं। और हमने किसानों से बात की तो उन्होंने कहा साहब गेट पे परेशानी आती है, बायोमेट्रिक में परेशानी आती है, लोगों को तंग किया जा रहा है जानबूझ करके, लिफ्टिंग नहीं हो पा रही, सामान बहुत कम आ रहा है, बारदाने नहीं है। तो और ये जो था आपका बुजुर्ग लोगों का, आप बताइए बायोमेट्रिक में जिसके नाम ज़मीन होगी वो आएगा। अब कोई आदमी 70 साल का है, 65 साल का है, उसका तो बायोमेट्रिक काम नहीं करता ही, उसके बाद निशान आता ही नहीं है, वो परेशानी आती है। कभी कहते हैं SMS करेंगे OTP जाएगी, और कभी कोई आदमी बीमार है, मान लीजिए हॉस्पिटल में देखा, एक फ़ोटो आपने देखी होगी, पेशाब की थैली लटक रही है, बच्चे गोदी में उठा के ला रहे हैं, क्या तरीका है? कोई बहन बेटी के नाम ज़मीन है तो क्या वो आएगी? तो ये सब चीज़ें साबित करती है इस बात को कि सरकार की मनसा ठीक नहीं है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम ये जो कर रहे हैं डिजिटल चीज़ों को अपना रहे हैं, ये पारदर्शिता लाने के लिए है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, पारदर्शिता लाने के लिए है, और अगर कहीं शिकायतें आ रही हैं तो उनको हम दूर भी कर रहे हैं। और मंडियों में जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपका मैं बयान भी सुन रहा था, आप कह रहे थे कि किसान को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हमने किसान के लिए बहुत सारे ऐलान कर दिए हैं, किसी की भी परेशानी को दूर किया जाएगा और एक दाना फसल का ख़रीदा जाएगा। अब प्राकृतिक बारिश आ जाए या ओले पड़ जाए तो उस पर कोई क्या कर सकता है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ताउड़ू अनाज मंडी में आस मोहम्मद नाम का किसान 1 हफ्ते से परेशान था। उसकी डेयरी पे हम लोग गए और जो मशीन मंगाई गई नमी चेक करने के लिए, अधिकारी को बुलाया जो खरीदने वाली सरकारी एजेंसी था, गेहूं उठा के उसमें डाला गया, बटन दबाया गया, उसमें आया 13.5, सरकार तरफ से 12% तक की छूट। हमने व्यापारी भाई खड़े थे, मैंने कहा भाई एक और मशीन लेकर, 2 मशीनें आई, आप सरप्राइज़ करेंगे, आपको अचंभा होगा कि वही गेहूँ डाला गया और मशीन आई 9.5। अब आप देखिए 4% का सरकार की मशीन में जा, तो क्या कहें? ये तो अनावश्यक परेशान करने की बात हुई। कुछ साथियों ने वीडियो भी उसकी बनाई। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि रवैया ठीक नहीं है। और मैं कहता हूँ डबल इंजन सरकार कहती है अपने आप को, वैसे डबल है नहीं है, 1.5 इंजन ही समझ लो, 1 इंजन दिल्ली बैठा है, यहाँ तो आधा इंजन है, लेकिन डबल इंजन कहते हैं अपने आप को। तो डबल इंजन सरकार है तो इनको चाहिए केंद्र से बात करें और बेमौसमी बारिश से जो नमी आ रही है उसके लिए छूट प्रदान करें कि छूट मिलनी चाहिए साहब आपको, लेकिन आप जानबूझ करके कर रहे हैं ऐसा। तो ये रोज़ाना हमारा अभियान चल रहा है, हम लोग किसानों के बीच जाएंगे केवल इसीलिए। आज कोई चुनाव नहीं है, ये कोई हम राजनीति के लिए नहीं कर रहे कि हम कोई केवल अपनी लोकप्रियता के लिए या कोई वोट प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। ये केवल हम चाहते हैं कि कांग्रेस को, लोगों को एहसास हो, किसान को एहसास हो भाई हमारे दुख की घड़ी में कांग्रेस के साथी हमारे साथ खड़े हैं, चाहे आम कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो। और ये एहसास कोई भी पार्टी इसलिए कराना चाहती है कि जब अगली बार चुनाव हो तो पब्लिक, जनता का प्यार हमें मिल जाए और हमारी सत्ता आए, और जो बातें हमने विपक्ष में कही थी उनको हम पूरा करें। लेकिन हर चीज लेकिन राव नरेंद्र जी, कांग्रेस को तो इस बार बार एक आवाज आ रही थी कि एहसास है जनता को, सत्ता बदल जाएगी, राज बदलने वाला है, बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। आप लोग आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी और ये सारी चीज़ें हुई, और जो सत्ता में है अभी बीजेपी, उनके नेता कहते हैं कि ये तो कांग्रेस की अंदरूनी कला है, इसलिए कभी कांग्रेस ऐसे तो सत्ता में आ ही नहीं सकती। समय बताएगा इस बात का। ऐसा नहीं है, सत्ता में कांग्रेस पहले भी थी, आगे भी आएगी, आज भी है, हमारे हिमाचल में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी। ऐसा नहीं है, ये ठीक है। आप आज के हालात के मुताबिक आप झूठ बोल करके, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोग गुमराह करके सत्ता हासिल कर सकते हैं, वोट चोरी कर करके। अब आप देखिए जिस दिन वोटिंग हुआ, संभवतः शायद जो डेट थी आपके सामने, उस समय शाम को चुनाव आयोग की वेबसाइट आप चेक करिए, 61.19 समथिंग साथ जो पोल हुआ था। जब काउंटिंग होती है तो क्या हो जाता है, 66% हो गए। आप सोचिए, काउंटिंग होती है, पोस्टल बैलेट शो कर रहे हैं कि कांग्रेस 70 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है।
मुख्यमंत्री जी का बयान आता है सारी व्यवस्था कर ली हम लोगों ने, राज हम बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें शक के दायरे के अंदर है। हर हथकंडे अपना करके बीजेपी सत्ता के अंदर आई है। ये जनता का बहुमत नहीं है, जनता का जनादेश नहीं है, आप ये मान कर। अच्छा, अब जैसे चुनाव हुए राज्यसभा के जी, अब तो सब कुछ आपके कंट्रोल में था, उसके बाद बदल गया, अभी राज बीजेपी के पास, आपके कंट्रोल, आपके विधायक, आपने उनको ट्रेनिंग दी, सब कुछ सिखाया, सारी चीज़ें हुई, ठीक है। उसके बाद कुछ कह रहे हैं कि जी पार्टी ने अच्छा प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। उनका ये कहना था कि हमने इसलिए क्रॉस वोटिंग की कि पार्टी ने अच्छा प्रत्याशी नहीं दिया। कुछ का कहना है कि हमने तो क्रॉस वोटिंग की ही नहीं है, हमारी पार्टी के अंदर बड़े नेता कुछ ऐसे हैं जो साजिश कर रहे हैं हमें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। शैली चौधरी का ये बयान है, जर्नैल सिंह का ये बयान है, रेणु बाला का ये बयान है, और मोहम्मद इसराइल वो तो खुलकर बोल चुके हैं कि हाँ मैंने क्रॉस वोटिंग की थी, पार्टी का कैंडिडेट अच्छा नहीं था, करमबीर बोध सही नहीं लगे इसलिए मैंने की। और अब मोहम्मद इलियास का बयान भी आ गया कि मैंने भी कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की है, पार्टी को जो कार्रवाई करनी है कर ली। और आप उनको कहते हैं गद्दार। आप क्या समझते हैं, जब हमारे अथोराइज एजेंट पार्टी प्रभारी श्री विकी हरिप्रसाद और CLP के लीडर श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने अपनी आंखों से देखा तो इन्हीं 5 क्यों नाम आए? और बहुत लोग थे, उनका नाम क्यों नहीं आया? मैंने आज ही पड़ोस में कहा, मैंने कहा आज हमारे साथ निर्मल सिंह जी MLA बैठे हैं, हमारे साथ अकरम जी बैठे हैं, रामकरण काला जी बैठे हैं, इनका नाम क्यों नहीं आया? उन्हीं का क्यों आया? तो ऐसा नहीं है। आप ये मान कर चलिए 100% जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, जो नाम आए हैं प्रेस में, मीडिया में, अब तो स्पष्ट नाम भी सामने आ चुके हैं, उनको शोकॉज नोटिस भी हो गया, अनुशासन समिति की तरफ से हमने जो है रिपोर्ट्स भी आ गई, बहुत मैंने अपनी फाइंडिंग लगा कर भी ऊपर हमारे इंचार्ज साहब को भेज दिया है। बहुत जल्दी उसका फैसला आपके सामने आएगा, प्रेस को बताएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है। और आपकी पार्टी के सभी नेता, और आपने भी कहा है कि ऐसे लोग गद्दार होते हैं, तो सर जब गद्दारी साबित हो जाए, पार्टी के सभी नेताओं ने कह दिया, आप लोगों ने कह दिया, गद्दारों पर कार्रवाई करने में इतनी देर तो नहीं लगती फिर? देखिए, कांग्रेस वो भी एक पार्टी जिसने सब कुछ दिया हो आपको, और आप लोग उस पर यकीन है आपको? अनुशासित पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई हमारी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है किसी व्यक्ति विशेष की हो, आज ही निर्णय दिया और कलम तोड़ दिया। एक सिस्टम है, पार्टी में डिसिप्लिन कमेटी बनी हुई है। शिकायत आई, हमने उनको शोकॉज नोटिस दिया, शोकॉज नोटिस का जवाब आया, बल्कि 2 विधायकों ने रिक्वेस्ट की पर्सनल हियरिंग की जाए, उनकी हियरिंग भी किया, शायद 2 ने जवाब भी नहीं दिया नासिर साहब। तो मेन चीज़ ये आ रही है कि जिन लोगों को पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के टिकट लेकर के आपने चुनाव लड़ा है, लोगों ने कांग्रेस पार्टी विश्वास करके आपको विधायक बनाया है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पार्टी का साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं हो तो आप अपनी आपसे नहीं, लोगों से भी आप विश्वास पे खरा नहीं उतर रहे हो, लोगों से विश्वासघात हो रहा है। तो ये सच्चाई है। आज की डेट में हम क्यों किसी का गलत बात पार्टी क्यों लेंगे? इतनी देरी क्यों? देखिए, कोई देरी नहीं है, नहीं। और इसका आप जो कह रहे हैं ना कि राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसका संदेश और भी तो राज्यों में जाता है कि हरियाणा में ही हुआ, आज आपके 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ भी तो संदेश जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का तो ऐसा ही माहौल है कि कोई कुछ भी कर जाए और उसके बाद भूल जाते हैं, या देरी लगती है, या कुछ और सोचा जाए। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उन्होंने जो करना था कर दिया, भगवान ने बचाया, ईमानदार विधायकों ने, बहादुर विधायकों की वजह से हम ये चुनाव जीते, इसमें कोई शक नहीं है, जीते आखिर हम। लेकिन इसके लिए मैं ज़रूर कहता हूँ 5 विधायकों की गलती है, लेकिन साथ में मीडिया के साथियों को भी ये ज़रूर कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना गंदा खेल खेला है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई आपके सामने। कि आप देखिए 2 सीटों का चुनाव था, 2 रास्तों, क्लियर बात थी, एक उनका बनता, एक हमारा बनता। कांग्रेस के राज में भी सीटें थी, इंडियन नेशनल लोकदल पर 31 थी, हमने तो खड़ा नहीं किया, उनका आदमी बना, हम भी चाहे तोड़फोड़ कर देते। तो वो तो ये कह रहे थे कि निर्दलीय, हम कैसे रोक लें किसी को चुनाव लड़ने से? सतीश नांदेल उनकी पार्टी के नेता में, लेकिन वो निर्दलीय तौर पर आए। बीजेपी के नेताओं से क्वेश्चन किए, वो कहते हैं भाई कैसे रोक लें लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने से? कोई भी चुनाव लड़, लेकिन 10 प्रस्तावक चाहिए, 3 निर्दलीय हैं, 7 प्रस्तावक बीजेपी के MLA थे, जो कैंडिडेट खड़ा किया बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट थे। तो आप कैसे उसको कह सकते हो? तो बीजेपी ने खड़ा किया। तो वो निर्दलीय ये कह रहे हैं कि मैंने सबसे वोट मांगे, मैंने कांग्रेस वालों से मांगे, देखो कांग्रेस के कुछ लोग तो मेरे साथ आ भी गए। तो अगर मीडिया ये समझता है वो ठीक कह रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं तो फैसला हो जाएगा। लोकतंत्र जनता देख रही है, मीडिया को भी देख रही है और बीजेपी को भी देख रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इंसाफ की बात है कि हमें सही को सही कहना चाहिए, ये जरूर कहना चाहिए प्रेस के साथियों को। हाँ, निश्चित रूप से बीजेपी के मन में गड़बड़ थी, खोट था, वरना क्या जरूरत थी, एक आपका बनता, अब भी तो बना। लेकिन ये कि उन्होंने गड़बड़ की, अब वो प्रलोभन दिया, लोभ लालच दिया, दबाव दिया, जो भी किया करा ना। 5 क्रॉस वोटिंग कराए गए आपके सामने, उसमें तो गलत नहीं है। 2 आदमी तो साथ ही, आज ये फोटो देख रहा था मैं, हमारे 2 मेवात के जो विधायक हैं दोनों,
इजराइल जी और इलियास साहब, वो दोनों सीएम के साथ खड़ी फोटो है। आज आप भी देखना, मैं भेजूंगा आपके पास, मेरे व्हाट्सएप अभी इत्तेफाक से नजर पड़ी, वो तो क्लियर हो चुका है। तो इसलिए जब वो वहाँ खड़े हैं तो वैसे कोई बात। दूसरा एक आपने और कहा कि उनसे पूछा नहीं, ये उम्मीदवार सही नहीं थे, तो क्या कभी ये संभव है कि हर व्यक्ति से पूछ कर उम्मीदवार खड़ा किया जाए? फिर किस बात की पार्टी है, पार्टी हाईकमान क्या है? पूछने जगह पूछा जाता है। हमसे डिस्कस विचार विमर्श हुआ था, सीनियर लोगों से पूछा गया था। हम भी चाहते थे कि अभी तो देखिए कितनी बड़ी बात है, हम इसको पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। गिलास में पानी है, कोई आधा खाली बता दे, कोई आधा भरा बता दे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं तो हमारे कांग्रेस के नेताओं की, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे साहब की तारीफ करूंगा कि गरीब के, दलित के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का जो फैसला किया, साहसिक फैसला किया। और ऐसा नहीं हो बहुत बड़ा नेता हो, एक साधारण व्यक्ति जो साधारण कर्मचारी के रूप में काम किया हो, अधिकारी के रूप में काम किया, उस व्यक्ति को भेजा है। कितने बड़ा फैसला है। और फिर भारतीय जनता पार्टी कितना गलत फैसला है कि वो नहीं चाहते गरीब का बेटा जाए, दलित का बेटा जाए। आप उसके सामने बाहुबल धनबल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा परमात्मा के यहाँ न्याय है, देर हो सकती है, अंधेर कहते हैं ना कि मैं उस दिन, हमने रात में 3 बजे तक पूरी कवरेज की थी। आप लास्ट में जब बीच में आए, आपने देखा भी होगा सारी चीज़ें। लास्ट में जब रिजल्ट आ गया और सारी चीज़ें हुई, और फिर एक बात आई कि बाल बाल कांग्रेस इसमें बची थी। अब आपने भी पूरी कोशिश की, मेहनत की, और आपके कैंडिडेट आखिरकार जीत गए। ठीक है, आपने बीजेपी को लेकर कहा कि जब सामने दिख रहा है कि भाई इनके इतने, तो वो ये कहते हैं कि भाई वो हमारा प्रत्याशी तो नहीं था ऑफिशियली, वो तो निर्दलीय प्रत्याशी थे। उन प्रत्याशी का कहना है कि मैंने तो सबसे वोट मांगे थे, किसी ने मुझको दिया, किसी ने समर्थन किया, किसी ने नहीं किया। एक बात अपनी जगह यहाँ पर है। लेकिन राव नरेंद्र जी, कांग्रेस के अंदरूनी जो माहौल है, आपको नहीं लगता कि इस इंसिडेंट ने भी कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है हरियाणा के अंदर? देखिए, मैं अतीत की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं वर्तमान की बात ज़रूर करता हूँ। पिछले लगभग 6 महीने से, जब से मुझे पार्टी ने मौका दिया, हरियाणा के तमाम शीर्ष नेताओं ने पूरा सहयोग दिया है। कोई गुटबाजी की बात नहीं है, कोई किसी प्रकार का, सबका पार्टी के आदेश की पालना करते हैं, हाईकमान के फैसले का स्वागत करते हैं। चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष था, चाहे सीएलपी का था, चाहे करमवीर जी बौद्ध का राज्यसभा के मेंबर का था, सभी ने मन से स्वागत किया। मुझे पूर्ण सहयोग मिल रहा है सभी शीर्ष नेताओं का, और मैं बहुत बढ़िया ढंग से पार्टी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारा संगठन खड़ा हो रहा है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बना रही है, जिला अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारिणी बनी है, और इसमें मेरा प्रयास है अप्रैल के महीने में ब्लॉक्स का भी हम गठन कर देंगे, और बूथ लेवल तक, गांव लेवल तक हम अपना संगठन को मजबूती से खड़ा करेंगे, और पूरी तरह से कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। लोगों की जबान के ऊपर लोग विकल्प चाहते हैं, बीजेपी से लोग दुखी हैं, आपके सामने है। आज आपने बल्कि मानेसर में देखा होगा 10,000 अस्थायी कर्मचारी जो गरीब आदमी पेट पाल करके गुजारा करते हैं, और हरियाणा और देश की अर्थव्यवस्था को, आपकी इंडस्ट्रियल व्यवस्था को मजबूत कर रात दिन काम करते हैं, वो बेचारे वेतन की बढ़ोतरी की मांग के लिए बैठे हुए थे। आज हरियाणा की पुलिस के द्वारा उन पे लाठीचार्ज किया गया। इतनी निंदा की जाए कम है। हमें गरीब को सुनना चाहिए, गरीब का सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये सरकार ना गरीब की है, ना किसान की है, मैंने बताया हुआ आपको, ना ये कर्मचारी की है, ये किसी के संग। लेकिन सरकार तो कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारा नारा है, और इस नारे के साथ हम सरकार चला रहे हैं और इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों का आपने जिक्र किया, ये मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में रहा। तो सरकार कह रही है कि कर्मचारियों का हमने बहुत ध्यान रखा है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में हो। आपके सामने है, अगर कोई ध्यान रखा तो हड़ताल 10-10 हज़ार कर्मचारी बैठेंगे जो बेचारे बिल्कुल हैंड टू माउथ है। ऐसा नहीं, कर्मचारी वर्ग खुश नहीं है। कर्मचारी खुश करने करो ना, आप इनका बढ़ाइए, आपकी इनकी रिटायर बढ़ाइए 58 से 60 साल कीजिए। ये मांग करते रहे हैं, दूसरे राज्यों के बराबर इनका वेतन मांग कर रहे हैं, उनकी करनी चाहिए, अच्छी बात है। कर्म सुविधा देना चाहिए, कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्यों नहीं बेचारों की मदद। अभी एक और फैसला हरियाणा की कैबिनेट में लिया गया है कि जो अकुशल श्रमिक होते हैं, उनका जो हरियाणा के अंदर मजदूरी है वो बढ़ा दी गई है 4,000 रुपये के करीब। तो ये कल एक फैसला हुआ है, इसको आप किस तरह से? बहुत देर से लिया फैसला है, महंगाई आसमान छू रही है, आपके सामने क्या रेट्स है, जीवन यापन मुश्किल हो रहा है, और वो चीज़ें प्रैक्टिकल होना चाहिए, नीचे तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, कैसा काम कर रही है हरियाणा की सरकार? अगर आप विपक्ष में हैं तो आप तो कमी देखेंगे सारी, वो कहते हैं कि विपक्ष से इसलिए कमी देखते हैं, कहीं कुछ लगता है कि थोड़ा ठीक ठाक किया है इन्होंने? मुझे लगता नहीं, कोई संतुष्टि नहीं है, यहाँ तक कि चुने हुए प्रतिनिधि संतुष्ट नहीं है।
ना सांसद संतुष्ट है, ना विधायक संतुष्ट है। मतलब आप बीजेपी उनसे के ऑफ द रिकॉर्ड बात बीजेपी के करेंगे ना, नेता भी। कैमरे पे तो नहीं कहेंगे बेचारे, उनकी मजबूरी है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करोगे तो तोबा चिल्लाएंगे। विधायक कहेंगे सब एक एक साल से 1.5 साल जो काम दिया आज तक हमारा काम नहीं हो पाया। सांसद परेशान है, कोई सुनता नहीं, अधिकारी नहीं सुनते, और आम जनता की तो बात ही, वो तो वैसे दुखी है। तो इसलिए सरकार कार्य से कोई वर्ग खुश नहीं है। तो सर, ये जो तीसरी बार सरकार में आए हैं, बीजेपी के सत्ता बनी है, बीजेपी की सरकार आई है, इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह तो आपके सामने है, मैंने बताया पहले, शायद बीच में आप ध्यान नहीं दे पाए। नहीं, वही आपने वोट चोरी की बात कही, झूठ उसकी बात बोलना, गुमराह करना, धर्म पे जाति के नाम पे लोगों को बांटना, और ये इनके इन प्रकरण लगा लो, शाम दाम दंड भेद लगा लो, कुछ भी तरीके से सत्ता हथियाना। अब कितना जोर लगा रहे थे, वेस्ट बंगाल के अंदर लगा रहे हैं लोग, कितना आसाम के अंदर रिपीट कर रहे हैं, किस तरह केरल में वापसी चाहते हैं, आपने देखा। चुनाव के दौरान के अंदर बिहार वगैरह में आप देखा 10-10 हज़ार महिलाओं के लिए बांटे गए हैं, आपके सामने घोषणा क्या है। ऐसा कभी पहले होता था? SIR के नाम पे ऊपर लगभग 65 लाख बिहार में, और वेस्ट बंगाल में सब 91 लाख जो पढ़ रहा था मैं, 91 लाख वोट काटे गए। तो क्या ये उचित है? जनता सब देख रही है। राव नरेंद्र जी, इन 5 राज्यों में कांग्रेस का आपको क्या प्रदर्शन लग रहा है कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है? आसाम में तो आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो सीधी लड़ाई है वो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की है, पुडुचेरी की बात की जाए, केरल में भी आप लोग अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। क्या संदेश आने वाला है इन 5 राज्यों से? देखिए, संदेश तो वैसे दिन नज़दीकी है, सामने आने पता लगेगा, लेकिन मुझे भरोसा है। लेकिन कांग्रेस की तैयारियां, कांग्रेस की उम्मीदें, कांग्रेस की मेहनत, भरोसा है कि लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों को देखते हुए, कांग्रेस का विचारधारा को देखते हुए, कि लोग कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस सरकार बनाएंगे, चाहे वो आसाम है, चाहे केरला है, और दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूती से उभर करके आएगी, आनी चाहिए, अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो। आजकल एक चीज़ और देखी जा रही है कि जो भाषा का स्तर होता है, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान, और उन्होंने उनको लेकर एक टिप्पणी की, कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया है। इसके अलावा आखिर क्या वजह है कि नेताओं की भाषा, जो बड़े बड़े पदों पर होते हैं, वो किसी अपने विरोधी नेता के लिए कुछ भी बोल जाते हैं? इसकी वजह क्या होती है? ज़्यादा तक पब्लिक तक अपनी रीच ज़्यादा बढ़ाना, या उनकी मजबूरी बन जाती है? इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी एक बड़े पद पर हरियाणा में बैठे हुए हैं? और जी, बड़े पद पे नहीं हूँ, बड़ी सेवक के पद पे ही हूँ, लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष, और एक संदेश आपकी तरफ से। रही बात है कि मेरी तरफ से प्रयास रहता है कभी किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, और कभी किसी को जो है हर आदमी को सम्मान दे, चाहे विपक्षी नेता हो, विपक्षी पार्टी हो, लेकिन डेमोक्रेसी, लोग तो सिस्टम से हमें सही चलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई, हमें किसी के बारे में भी कोई अपशब्द या व्यक्तिगत आरोप टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। ये खेल है, अपना अपना लोकतंत्र है। मेरा विश्वास कांग्रेस में, मैं पार्टी कांग्रेस के साथ हूँ, मुझे कांग्रेस जिम्मेदारी है, किसी का भाजपा में, किसी का दूसरी पार्टियों में है, लेकिन हमें संवैधानिक मुताबिक चलना चाहिए, और पॉलिटिकल को एक राजनीतिक ढंग से ही देखना चाहिए। ठीक है, आप और दूसरों को सम्मान देना चाहिए, मेरी निजी राय है। इनेलो कांग्रेस को कहती है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। जिस दिन इलेक्शन हुआ राज्यसभा का, उस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इनेलो कांग्रेस की बी टीम बन गई। तो ये बी टीम आखिर कौन किसको सपोर्ट कर गया इस राज्यसभा चुनाव में? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने तो अपने बल पे चुनाव लड़ा है, अपने विधायक को दम पर लड़ा है, बल्कि हमने तो नुकसान हुआ, और हमारे तो 4 वोट तो जानबूझ करके कैंसिल कर दिए गए, जो कि वैलिड वोट थे। उन 4 वोटों में भी कहा जा रहा है कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उनमें एक परमवीर जी जो अभी आए हुए थे, विधायक टोहाना, अभी आपके सामने ऑफिस में थे, वो उनका वोट मैंने देखा है, वीडियो आप भी कभी देखने का मौका लगे तो कभी कोई नहीं कह सकता कोई उस सिक्रेसी आउट की हो या कोई गलत स्टेप किया गया हो। पता नहीं क्या कारण था, वोट कैंसिल हो गया। 2-3 घंटे के बाद शिकायत आई, मान लिया गया, और 3 वोट भी कैंसिल किए गए जो वैलिड वोट्स थे। तो ये भी कोई अच्छी परंपरा नहीं है। रिटर्निंग अफसर को चाहिए निष्पक्षता से काम करें। जहाँ तक बी टीम का सवाल आपने बताया कि देखिए, अगर किसी पार्टी की कोई मदद करता है दूसरी राजनीतिक पार्टी, तो उसकी बी टीम होती है। हमारी कोई मदद नहीं करी किसी ने भी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने वोट नहीं डाले तो उनका अपना फैसला था, क्योंकि अगर 2 ही विकल्प थे, क्या तो कांग्रेस के पक्ष में डालते या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में डालते। अगर वो उनके पक्ष में डालते तो उनकी राजनीति जो बीजेपी का विरोध करते हैं लोग, ये उनसे कहते कि आपने तो भाजपा का साथ दिया, अभी मिलकर चुनाव लड़ाए। इसलिए इस बात को देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने उम्मीदवारों से वोट नहीं डालने का फैसला किया। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस की बी टीम है वो गलत है।
अब वो तो बीजेपी का एक वोट कैंसिल हुआ, आप कह देंगे बीजेपी भी टीम हो गई कांग्रेस, क्या मतलब हुआ? तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे मामले में कम से कम ऐसा नहीं है। कांग्रेस के समय में ना हमने किसी से मदद मांगी, हमें तो अपने विधायकों का पूरा बहुमत था, 37 थे, और हमें पूरा भरोसा था कि 37 वोट आएंगे। लेकिन जो भी हुआ, भाजपा ने जो किया और कराया, उसकी सर्वत्र निंदा है इस बात की, और पूरे न केवल हरियाणा में, पूरे देश में इस बात की चर्चा है। अच्छा, इस घटना ने आपको मजबूत किया, किस तरह से सतर्क किया, या आपके लिए और थोड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं कि पार्टी के अंदर इस कदर अंदरूनी कलह था, या फिर जो भी उसकी वजह रही कि विधायक इधर चले गए, कुछ ने क्रॉस वोटिंग कर दी, कुछ ने पार्टी पर सवाल उठा दिए, कुछ विधायकों ने पार्टी को उसी दिन इलेक्शन के बाद बिल्कुल खुलकर पार्टी के लिए सवाल उठाए थे, बुरा भला कहा था, वो भी आपके नॉलेज में सारी चीज़ें रही होंगी जो आपकी पार्टी में भी हैं। तो इसने आपको किस तरह से अब आगे बढ़ने का मौका दिया है? मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ और सकारात्मक सोच से चलना चाहिए। इस लोकसभा चुनाव को जो हुआ हमने देखा, नज़दीकी से देखा, लेकिन फिर भी मैं इसको पॉजिटिव रूप में लेता हूँ कि जिन विधायक साथियों की वजह से हमारे उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, उनकी ईमानदारी, उनकी बहादुरी और उनकी पार्टी के प्रति सिंसियरिटी की वजह से हमने चुनाव जीता है, और हम मिलकर के अपनी पार्टी को और मजबूत बनाएंगे और अच्छे लोगों को और जोड़ेंगे। कहने का मतलब है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, क्या उनके ऊपर अगर कोई नेता है तो क्या उनसे उन्होंने मुतासर होकर क्रॉस वोटिंग की है? उनके प्रभाव में आकर कोई क्रॉस वोटिंग की है? ऐसा 1% भी ऐसा नहीं। जिन विधायकों ने की है उनका अपना निजी स्वार्थ हो सकता है, उनका अपना निजी फैसला है, वैसे तो खुद ही बताएंगे। लेकिन ये कहना, तो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं की, हमें तो फंसाया जा रहा है, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस के किसी नेता के इशारे पे ऐसा किया, कोई अपने आप को सुसाइड नहीं करता। कोई किसी का वर्कआउट कहता जा तू जहर खा ले, कोई नहीं खाएगा, बड़े समझदार है। तो अगर किसी ने गड़बड़ की है, गलती की है, जो नाम आए हैं वो नाम सत्य है, एक तो कोई झूठा नाम नहीं है। पेन की स्याही चेंज हो जाती है और फिर सारे के सारे उससे वोट भी डालने चले जाते हैं, सारी चीजें जाती है। ये अतीत की बात कर रहे हैं आप। नहीं अतीत की, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि राजनीति में कोई किसी कहने से कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं है। और उस समय भी कहा गया, तो जो भी कुछ कराया था भाजपा नहीं कराया था, जानबूझ करके अपने उम्मीदवार को उसको जिताने के लिए और हमारे उम्मीदवार हराने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है, कांग्रेस के किसी नेता को इशारा नहीं था, ना ही हाईकमान के आदेश का अवहेलना करने कोई लीडर हिम्मत करता, ना करेगा, नहीं करता। हम सब सम्मान करते। मैंने बताया हरियाणा के सभी शीर्ष नेता कांग्रेस हाईकमान के फैसले का स्वागत किया, और सभी की इच्छा थी, मन था कि हमारा उम्मीदवार जीते। जो वोट नहीं आए उन विधायकों की अपनी रीजन की वजह से नहीं आए, इसमें किसी नेता का हाथ नहीं। जो मैं महसूस करता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है या जो मेरा अपना तजुर्बा है, उसके मुताबिक जी। आने वाले वक्त में अब हो सकता है कि कुछ दिन बाद, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, नगर निगम के चुनाव कुछ जगहों पर होंगे, तो शायद एक बड़ी एक और आपके सामने एक चुनौती रहने वाली है कि उसमें अपने आप को भी साबित करना है, पार्टी को भी साबित करना है। हरियाणा में 3 नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं, आपका पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत के अंदर, और रेवाड़ी नगर परिषद है, दारूहेड़ा है, और हमारा उकलाना, शायद किलोई, एक तो 2-3 जगह नगर पालिका भी है। तो सभी जगह कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। नगर निगम के अंदर पहले भी हमने सिंबल पर चुनाव लड़ाए थे, आगे भी लड़ाएंगे। नगर परिषद का फैसला हम पूछ कर करेंगे। पिछली बार रेवाड़ी में हमने लड़ाया था, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। और हम तो नगर पालिका के अंदर भी हमारे स्थानीय नेता चाहेंगे, विधायक या हमारे उम्मीदवार या जिला अध्यक्ष, तो हम वहाँ भी लड़ाना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम इस बात से बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि कांग्रेस कोई शहर में कमज़ोर है या गांव में मजबूत है या बीजेपी वहाँ मजबूत, ऐसा नहीं है। ये लोगों का अपना फैसला है। आज लोग मौजूदा शासन से दुखी हैं। शहर में सफाई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, सीवरेज का बुरा हाल है, पीने का पानी नहीं है, LPG गैस नहीं है। कॉमर्शियल सेंटर्स की हालत आपने देखी, 3 महीनों में 500 रुपये से बढ़ोतरी कर चुके हैं। तो लोग नाराज़ हैं राज्य से। तो वो नाराज़गी आ रही है लोगों की सामने, तो नज़र आती है कि LPG की वजह से लोगों का नुकसान काफ़ी हुआ है। काम जो खासतौर से जो कमर्शियल सिलेंडर की बात हो, तो ये चीज़ें जब आप जाते हैं पब्लिक के बीच में, तो पब्लिक लग रही है कि इसको लेकर भी आने वाले वक्त में कोई माहौल बनेगा इन चीज़ों को लेकर। और जो इसी पर हम बात करते हैं, जो क्योंकि आप पुराने राजनेता भी हैं, तो भारत का, हमारे देश का इस मामले में जो रुख रहा, जो युद्ध हुआ है, उसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, भारत की स्थिति हमेशा ये रही है कि शांति प्रिय देश रहा है, और वो नहीं चाहते कि कोई देशों में गड़बड़ हो और उससे हमारे देश पे भी किसी प्रकार का कोई संकट आए या किसी प्रकार का व्यवस्था हो, हम नहीं चाहते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी विदेश नीति कोई बहुत बढ़िया नहीं चल रही आजकल, ख़ासतौर से जब से भाजपा सत्ता में आई है। कि मुझे बड़ा अजीब लगा जब अमेरिका ने ये कहा कि हम भारत को 1 महीने का टाइम देते हुए रशिया से तेल ले सकता है,
क्या भारत कोई गुलाम देश है जो किसी के आदेश की परवाह करेगा? इंडिया अपने आप में एक संपूर्ण देश है और बड़ी अपने आप में तीसरी ताकत है पूरे विश्व की। इतनी आबादी के अंदर, हर चीज़ के अंदर हम लोग नज़र है आदेश के ऊपर, तो अमेरिका कैसे हमें आदेश दे सकता है? तो इसलिए ये सब जानबूझ करके, और एक मैं समझता हूँ कि हमारी विदेश नीति की वजह से समझ लीजिए, वरना कांग्रेस के राज में आपने देखा इंदिरा जी के समय में, आपने देखा राजीव जी के समय में, मनमोहन सिंह जी के टाइम के अंदर क्या भारत के सम्मान था, क्या भारत का इस बारे में डंका बजता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में हम दबाव में महसूस होता है कि अमेरिका अनावश्यक रूप से जो भारत के ऊपर प्रेशर या दादागिरी शो है, वो कम से कम भारतीयों को अच्छा लगता है। इन भारत के जो रहने वाले लोग हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, हमने तो रशिया भी हमारा अपना मित्र है, तो अमेरिका भी अच्छी चीज़ों में हम उसका सहयोग करें और राष्ट्रों से बना के रखें। भारत की तो हमेशा नीति ही रही है, साथ लेके चलने की रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राव नरेंद्र जी, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें, बहुत से सवाल थे जिनका आपने बेबाकी से जवाब दिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार।